ठीक है, तो ये अगर देखें अभी तक जो है हम कलेक्शन सी की बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड अगर हमें नजर आ रहे हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, तो ये कहलाए टेबल नंबर वन। नंबर टू ये कि जब हमने बोला कि ये व्हाट इज रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड का आंसर हो गया कलेक्शन ऑफ फील्ड्स या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये जो है वो एट्रीब्यूट्स हो गए, और एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो फिर आपके पास ये कलेक्ट, अच्छा इसके अंदर देखें फील्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको फील्ड भी कह सकते हैं, ये जो वर्टिकल है यानी इम्प्लाई नेम, ये फील्ड भी कहलाता है, ये कॉलम भी कहलाता है, और ये जो है वो एट्रीब्यूट भी कहलाता है। हाँ ये सही है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखे ना आप, कि कितना ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है राइट किया हुआ है, ये नेम के नीचे नेम आ रहे हैं, एड्रेस के नीचे एड्रेस आ रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करने के डेटा के तरीक़ेकार होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था एल्गोरिदम मिड टर्म से पहले, रिप्रेजेंट करने के तरीक़ेकार होते हैं, यानी उसके इजहार करने के। इजहार क्या है कि आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं या सूडो कोड बना रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखें, हाँ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड टेबल, सही है, कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड, सही है। अवेश ने ये असल में ये तीनों चीज़ें राइट कर दी हैं। एंड पीस ऑफ टेबल्स नहीं, लास्ट वाला जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, लास्ट वाला आप ये लिखेंगे कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस, सही है। ये अवेश ने जो वो करा, तो मैं अभी जो है मैं शेयर भी कर रहा हूँ ताकि हर किसी को मिल जाए। हाँ ये सही है, लास्ट में अब आपने बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है ना। ये देखें, ये अवेश ने लिखा है, मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर किसी के पास नहीं है तो वो लिख भी दे। ऐसे अगर कोई चाहे लिख के भी कर सकता है, तो उसके अंदर ये होता है, और स्टूडेंट जिनको जो है वो आवाज़ का इश्यू होता है, या जिनको जो है ये इश्यू होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो हेल्प करेगा। अभी एक तरीके से नोट्स की तरह आपका वर्क करेगा, ये लिखा हुआ भी होगा, लेकिन ये जो है अब आप ले लें, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो कॉपी कर ले अपने पास ये सारी चीज़ें, ताकि ये वाली जो चीज़ है ना, मैं एक साथ दोबारा जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ताकि सबको जो है वो मिल जाए, ठीक है। अच्छा ये मैंने अवेजी को कर दी, ये देखें मैं एवरीवन पे डाल रहा हूँ, ठीक है। नजर आया आपको? अगर नजर आया तो टू लिख के बता, और ये कॉपी भी कर देना। अभी टू नहीं लिखना, टू लिखोगे आप तो ऊपर चले जाएगा, आप ही को मसला होगा। अभी टू नहीं लिखो, अभी अगर कि नजर आ गया है किसी को, वो पहले कॉपी करके अपने पास रख लो। तो ये है डेटाबेस की एंटिटी जो है वो किसको कहते हैं। अब एंटिटी का मतलब ये है कि देखो, हम एंटिटी का मतलब याद रखना कि एंटिटी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं, पर्सन प्लेस। आपने वो एक गेम खेला होगा, अक्सर खेलते हैं बच्चे, उसमें होता है नाम चीज जगह, वो वाला गेम खेलते हैं ना, प्लेस ऑब्जेक्ट वाला, कि नाम चीज जगह। तो वो वाला जो गेम होता है उसके अंदर यही होता है कि वो क्या पूछा जाता है, उसके अंदर यही पूछा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज बताएं कि या तो कोई नाम बताएं, या फिर कोई इस किस्म की, या फिर आप कोई प्लेस का नाम बताएं। तो एक्चुअली एंटिटी क्या होती है? एंटिटी वही चीज़ को कहते हैं कि हम जो है वो, या तो किसी चीज़ का नाम हो सकता है एंटिटी, यानी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, या प्लेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो टेबल होता है एक्चुअली क्या जो जिसके मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन रखनी है उसको एंटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ, आप यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले बोलेंगे उसमें एंटिटी कौन सी है, एंटिटीज बताओ, मतलब वो चीज़ें बताओ जिनके लिए हमें जो है वो इंफॉर्मेशन रखनी है। तो मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी में आपको जो एक स्टूडेंट के लिए रखनी है, एक फैकल्टी के लिए रखनी है, सही है, एक स्टाफ के लिए रखनी है, एक कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन रखनी है, क्लासेस के लिए रखनी है, टाइम टेबल के लिए रखनी है। तो ये क्या हो, ये सब एंटिटीज हो गई। और जब आप इन कंबाइन को बना के इनका सारे आप एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। और वो प्रोजेक्ट क्या होगा, वो आपके पास जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसको आप जो है वो सेल आउट वगैरह भी किया जा सकता है, सही है। तो ये जो है ये एक सिलसिला है इसका, ठीक है। दूसरा बात ये कि डेटा एटम्स क्या है, डेटा एटम्स देखें इन एट्रीब्यूट्स को, ये एम्प्लॉय नेम जो है वो डेटा एटम है, ठीक है। अच्छा, क्यों एट्रीब्यूट कह रहे हैं कि ये एक फैक्ट है? फैक्ट का क्या मतलब है? एक जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट इंफॉर्मेशन को कहते हैं। एक एम्प्लॉय का जो इंफॉर्मेशन, वो नाम है उसका, उसका एड्रेस है, और उसका डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये तीन आपने एट्रीब्यूट्स रखे हैं जिससे आप जो है एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखें एट्रीब्यूट किस काम आते हैं, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं।
आइडेंटिफाई, यानी कि हम जो है उसको दूसरे से मुनफरिद कर सकें, इसलिए ये काम आ रहे होते हैं। जैसा जोसेफ है, वो क्लिंटन टाउन में रहता है, उसका डिपार्टमेंट आईडी ये है, उसका एम्प्लॉय आईडी 100 है। तो हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो है हम डुप्लीकेशन ना करें ना। इस नाम का जोसेफ हो सकता है दो हो, चार रिकॉर्ड हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो ये सेम रिकॉर्ड हो, वो क्लिंटन टाउन में रहता हो या उसका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलके जो है आपको क्या करती हैं, ये आपको जो है रिकॉर्ड को यूनिक बनाती हैं, डुप्लीकेशन नहीं बनाती। अब जोसेफ के तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जिस जोसेफ को जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, और सपोज करें इसके अंदर जो है 200 रिकॉर्ड थे या 2000 रिकॉर्ड थे, जोसेफ नाम के बहुत सारे थे, सही है। और उसके बाद हमने जो है ना फाइंड आउट करा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला, एक तो आईडी है वो इसकी यूनिक होगी, यानी इसका जो 100 नंबर है हम वो किसी और को नहीं देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है आईडी, नॉर्मली हम करते हैं ऑटो जनरेट नंबर पे कर देते हैं। तो डेटाबेस नया रिकॉर्ड जब भी क्रिएट कर रहा होता है तो वो खुद ही उसको ऐसी आईडी असाइन करता है जो कि पहले जो यूज़ नहीं हो रही हो, नंबर में करता है, सीक्वेंस वाइज करता है 1 2 3 ऐसे करके। तो इसको कहते हैं यूनिक, यूनिक आईडी। जब यूनिक आपके पास एट्रीब्यूट्स होता है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ होता है और दूसरों की डुप्लीकेशन नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है प्राइमरी, प्राइमरी की। प्राइमरी की का वर्ड अब आप लिख रहे हैं, प्राइमरी की क्या होता है, ऐसी ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसी फील्ड जो कि जो है वो आपके पास और कहीं पे भी कॉपी नहीं हो रही होती, मतलब ये डुप्लीकेशन नहीं होती। जैसे आपका एनआईसी है, अब क्या एक एनआईसी के दो पर्सन हो सकते हैं? या आपका एसआईडी है, स्टूडेंट आईडी, तो आप क्या समझते हैं वो एक ही होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक को क्या कहते हैं, प्राइमरी की। अवेश लिख के बताओ, the attribute which is unique is called primary key। हाँ गुड, यूनिक की इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये आप लोग अपने पास लिख लें, वैसे अवेश मुझे लिख के भी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं कोशिश फिर भी ये कर रहा हूँ कि अगर किसी को साउंड का इशू हो तो मैं एवरीवन वगैरह के ऊपर जो शेयर भी करता हूँ। ये मिल गया आपको, ये इसके अंदर बस ये चेंज कर लें, यूनिक एट्रीब्यूट, यूनिक एट्रीब्यूट या यूनिक कॉलम जो है जिस मतलब उसके अंदर हम डुप्लीकेशन नहीं करते हैं किसी भी तरीके से ना। अच्छा, एंटिटी सेट, अब देखें एंटिटी क्या हो गई, एंटिटी वो हो गई जिसकी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन रखनी है। तो एंटिटी सेट क्या होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन रखेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, एंटिटी क्या है, जिसकी इंफॉर्मेशन रखनी है। जैसे हमें स्टूडेंट की रखनी है तो वो क्या होगा, एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी हो गया ना। एंटिटी सेट क्या होगा, वो टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट की जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। ये क्लियर है? क्लियर है तो टू लिख के बताएं, एंटिटी क्या होगी स्टूडेंट, और एंटिटी सेट क्या होगा, वो टेबल जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव हो। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप अपने जहन में रखने लगे ना तो फिर ये देखें, एंटिटी जो है वो क्या है, एंटिटी जो है वो है हमारे पास जैसे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो ये तो एंटिटी हो गई ना। और किस चीज़ में हम रखते हैं एंटिटी सेट में, यानी टेबल में रखते हैं। तो एंटिटी सेट टेबल को कहते हैं, दूसरा नाम उसका है रिलेशन का है, तीसरा नाम है टेबल का। यहाँ से आप लिस्ट पढ़ लें। असल में टेबल को कहा जाता है एंटिटी सेट ना, हम तो टेबल ही वर्ड जानते हैं, कभी कभी फाइल भी कह देते हैं, लेकिन एंटिटी सेट और रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन का भी मतलब, तो कहीं भी रिलेशन का मतलब आपके सामने है, समझ लें टेबल, ये टेबल का वर्ड है। एंटिटी सेट का है तो टेबल का वर्ड है। फिर आपके पास आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अभी हमने देखा कि ये आपके पास कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, जो रो वाइज आ रहा होता है। अच्छा ये बताएं, ये देखें पूरी एक रो में आ रहा है ना, तो ये क्या है, रिकॉर्ड है। अच्छा ये बताइए कि रिकॉर्ड जो है उसका पहला वर्ड क्या होता है, पहला वर्ड रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड का जो पहला वर्ड होता है जिससे वो शुरू होता है, क्या होता है, आर होता है। सही है, सिकंदर ने लिख दिया आर होता है, सबने लिख दिया आर होता है। अच्छा ये बताएं, जो रो होती है, रो, उसका पहला वर्ड किस कैरेक्टर से शुरू होता है, रो का। तो इसलिए रो और रिकॉर्ड जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये रो और रिकॉर्ड। और एक वर्ड और उसके लिए यूज करते हैं, होता है टप्पल, TUPLES, टप्पल्स। ये तो लिखा TUP लिखा, तो हमें कभी ये आता गलती से हम पढ़ लेते ट्यूपल, लेकिन ये TAP है, ये समझ लें ये यू के जो साउंड है वो निकली है ए की, तो ये टपल, TAPLE, टपल्स। ठीक है,
तो अब इसको बोलते वक्त भी ख्याल रखिएगा कि जब आप बोल रहे ना, ट्यूपल नहीं बोलिएगा, टपल बोलिएगा, टी ए से, ठीक है। अच्छा, एक चीज रखिए, स्कीमा क्या है, स्कीमा जो है वो क्या होती है, वो होती है आपके पास कि ये कितने टेबल्स हैं इसके अंदर, आप लोग जब बताइए, जब भी हमें नजर आ रहा है डेटाबेस, इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं? एक है, दो है? दो है ना, हाँ सही है, दो है। एक कौन सा है? एक स्टूडेंट का है, एम्प्लॉय का है, और एक किसका है, डिपार्टमेंट का है। ये किसका है? ये एम्प्लॉय का है, ये जो है डिपार्टमेंट का है, दो टेबल होगा। तो स्कीमो किसको कहते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर डेटाबेस। ये देखें, ये क्या है, ये हॉरिजेंटल। अच्छा, हॉरिजेंटल किस चीज से शुरू होता है? एच से होता है ना। तो उस हवाले से आप देख लें, हॉरिजेंटल के अंदर ये आर आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, और रोज आ रही हैं, यानी रिकॉर्ड को हम पढ़ते हैं ऐसे ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि सही है। तो ये जो है क्या, डिस्क्रिप्शन जितनी भी आपके पास है डेटाबेस की, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कीमा। स्कीम का वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, स्कीमा। तो क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस। अच्छा, ये क्यों लिखा, हाउ देन हाउ रिकॉर्ड बी इन रोज? अच्छा, बट आपने ये भी लिखा है कि रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड वी कॉल कॉलम बाय सेकंड नेम फील्ड। तो ये देखें, ये फील्ड है, ये वो जो वर्टिकल है फील्ड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल होती क्या है? लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन भी है, ये रो भी है, ये रिकॉर्ड भी है। इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि ये जो है रिकॉर्ड के अंदर। जबकि एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके पास ये कॉलम वाइज होता है, मीन्स वर्टिकल होता है। तो ये डिफरेंट है, अगर आपको कॉलम को देखना तो यहाँ से देखेंगे। तो ये तो हमने जो है वो टर्म्स देख ली कि डेटाबेस की जो वो क्या होती है। तो डेटाबेस जो है वो इस हवाले से जो वो यूज़ करते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये पहले जो है, आपको पता है कि पहले जो है वो, अच्छा मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी है, अगर आप इसका मुकाबला करें कि जी हमारे पास जो है हमने स्टोर तो कर दी, ये स्टोर कर दी, अब हमें जो है वो इसको सर्चिंग करानी है, तो सर्चिंग में हमें क्या आसानी होगी? हम ये लिख देंगे कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो कि ये तो डिफरेंट है, कोई पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें कि तमाम स्टूडेंट्स का ना रिकॉर्ड है, आपका किसका, स्टूडेंट्स का, कीट के जो फर्स्ट सेमेस्टर के ना, तो अगर आप उसमें यही लिखें कि जो है हमारे पास इमरान जो है वो स्टूडेंट कितने, इमरान नाम के, तो वो तमाम इमरान नाम को जो है वो शो कर देगा। तो वो क्या, उसका आसानी क्या होगा, उसको अब पता ही चल गया कि जितने भी हैं आपके पास, आपको सर्च कराने एम्प्लॉय नेम के अंदर, तो आपको वो एम्प्लॉय नेम के अंदर जो है वो फाइंड आउट करके जो है वो शो कर देगा। हम उसको बोलेंगे एम्प्लॉय नेम वो बताओ जो इमरान से शुरू हो रहा है, या इमरान जिनका नाम, तो वो बता देगा। ऐसे ही जो है हम ये बोल देंगे कि आप जो है वो, अगर यहाँ सिटी का होता तो कह देते कि सिटी का बताओ, कि वो वाली तमाम एम्प्लॉय जो कि सिटी कराची में रहते हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ कराची कराची की जो है लिस्ट कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हम दे सकते हैं। इसको टेबल के अंदर रखने का ये फ़ायदा हो रहेगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर वे के अंदर जो है हम राइट कर रहे हैं या रख रहे हैं। लेकिन अगर जो है वो हम इसी चीज़ को जो है वो वर्ड की फाइल में होता, तो आप ऐसे सर्चिंग कर सकते थे, एमएस वर्ड या नोटपैड में होता तो आप सर्च कर सकते थे कि वो तमाम एम्प्लॉय बताओ जो कि कराची से बिलोंग करते हैं। यस और नो में जवाब दें। कर तो सकते थे, लेकिन इतनी आसानी के साथ, अच्छा चलो एक दफ़ा सर्च कर लिया, अब थोड़ी देर के बाद फिर ये आया सवाल के कराची के तो बता दिए, लाहौर के भी बताए, और वो जो है वो आपका डॉक्यूमेंट ये भी फर्स्ट करें, हज़ार हज़ार पेजेस का है, फिर आप क्या करते हैं और कितना टाइम लगता? जो टाइम इसके अंदर है वो हमारा बहुत ज़्यादा सेव होता है। सही है, टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा सेव होता है, लेकिन हमने करा क्या है, देखिए हमने लॉजिक यूज़ किया, लॉजिक ये किया कि अपने डेटा को स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि इस फॉर्मेट में रख दिया है कि नेम के नीचे नेम आ रहा है। तो ये आपकी लॉजिक है ना, कि आपने यहाँ इसके अंदर सेव तो ऐसे कर लिया, लेकिन आपको आसानी कितनी हो गई, फिर टाइम आपका कितना सेव हो रहेगा। तो ये जो है इसका एक एडवांटेज है। लेकिन अब क्या था कि पहले शुरू के अंदर जो है हम टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है डेटा रखते थे,
टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो राइट करते थे ना डेटा। तो ये हमारे पास जो था इसका एक डिसएडवांटेजेस था, या ये समझ लें कि इसके अंदर जो था वो एक तरीके से जो था वो प्रॉब्लम था। तो ये जो है इसको हम कहते थे जब हम पहले रखते थे तो टेक्स्ट फाइल या किसी चीज़ में, तो वो क्या कहलाता था, फाइल। इसलिए उसको कहते थे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग, यानी एक ट्रेडिशन थी फाइल यूज़ करने की, क्योंकि उस वक्त कोई डेटाबेस बना ही नहीं था जब स्टार्ट के अंदर कंप्यूटर आया और बिजनेस सॉफ्टवेयर बने, जो हमने कोबोल की बात की थी, यानी कि 1962 वगैरह के अंदर आ गया था और बिजनेस सॉफ्टवेयर बनने लगे थे, लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होता था, उसके अंदर जैसे बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बात ये ले लेते हैं कि ये जैसे आपके पास जो है वो ये डिपार्टमेंट है, सही है ना। अच्छा, मैं ज़रा इसको इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको विजिबल हो। तो ये देखें, एक एक कस्टमर, ये तो खैर यहाँ पे सेल्स होती है ना, तो ये कस्टमर का है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या करा, सेल्स का रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रखी है। जो इनके पास एम्प्लॉय है वो रखा है पेरोल वगैरह का ना। अब फर्ज करें ये चार ऑफिस हैं एक ही कंपनी के अंदर है, और चारों के अंदर जो है नोट पैड या टेक्स्ट फाइल यूज़ होती है, और हम जो है वो किसके अंदर 70s और 80s के अंदर जो है उसके अंदर है हम लोग, और वर्किंग हो रही है। तो अब क्या होता है कि ये जो है ना, लेट्स सपोज इसका रिकॉर्ड आ जाते हैं सारे ना सेल्स के। तो जब ये रिकॉर्ड आ जाते हैं तो ये क्या करता है, जब सेल्स होती है तो ये कहाँ जाती है, सेल्स ऑफिस में जाती है, सही है ना, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जा रही होती है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सपोज करना है कि हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, क्योंकि हम कितने 80s वगैरह या 70s के अंदर बात कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं है हमारे पास, नेटवर्किंग भी नहीं है, जैसे लैब्स आपके पास है ना नीचे, ये कंप्यूटर लैब्स वगैरह होती हैं, ऐसी लैब्स भी नहीं है कि कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अच्छा, ये भी सपोज करना कि हमारे पास यूएसबी भी नहीं है, सही है ना। मैक्सिमम क्या होगी, आपके पास फ्लॉपी वगैरह होगी, और उस वक्त तक पीसी जो है अगर वो बन गया होगा, तो उस सूरत के अंदर क्या किया जाता था, उस सूरत में ये किया जाता था कि इन्होंने एक बनाई फाइल इनके पीसी में रखी है, ये किसी भी सूरत से उस वक्त की जो भी डिवाइस हुआ करती थी, यानी फ्लॉपी डिस्क वगैरह, उसमें ले गए इनके पास, और इनको जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कॉपी करके दे दी, तो फिर उनको पता चला कि कितनी सेल्स हुई है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है, ठीक है। अब जो है वो एम्प्लॉय आया, तो एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है, तो एम्प्लॉय जो है वो उसकी कितने लोग हैं अभी मौजूद, या कितने मौजूद नहीं है, उसकी अगर रिकॉर्ड देना है पेरोल बनाने वालों को, तो पेरोल डिपार्टमेंट में उनको फ्लॉपी लेके जाना पड़ेगा और देना पड़ेगी। तो ये जो कितना मुश्किल काम है कि आप मैनुअली जाएं वहाँ कॉपी करें। अच्छा, एक ये भी होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने जो है सेल्स की एक दिन की दी, आज की दे दी, अब ये कल गए, कल की फिर सेल्स की आ रही है, या परसों फिर आएगी सेल्स की, तो ये 2 दिन के बाद कॉपी करते हैं या 3 दिन के बाद कॉपी करते हैं। तो ये जो है बड़ा स्लो प्रोसेस है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास कॉपी जो हो रही है वो मैनुअली हो रही है, खुद जाके कॉपी करेंगे। और उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है डेटा दूसरा है, 2 दिन तक तो दूसरा डेटा ना डिफरेंट, और 2 दिन तक यहाँ पे जो है नया डेटा आता रहा। तो आजकल का हिसाब नहीं है कि आज जैसे सुपर ये इम्तियाज सुपर स्टोर के अंदर कोई बोले, या उसका ऑनर बोले या कोई मैनेजर बोले कि मुझे आज की सेल्स दिखा दो, तो वो तो एक एक बटन क्लिक करेगा तो सारी सेल्स आ जाएगी, क्योंकि वो फ्लॉपियों पे लेके जो है सारे, या यूएसबी के ऊपर लेके तमाम उसके जितने भी सेल्स टर्मिनल है पूरे कराची के, वो कॉपी करने थोड़ी जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो थी आपके पास फाइल प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो था वो रेडिडेंसी। रेडिडेंसी किस चीज़ को कहते हैं, डुप्लीकेशन को। लिख लें अपने पास, रेडिडेंसी इज इक्वल टू डेटा डुप्लीकेशन। सही, ये वर्ड लिख लेना, फिर ये आप भूलोगे बार बार ना, ये नया वर्ड है। रेडिडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन। तो डेटा को डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट यहाँ पे भी हो रहा है, मिसाल के तौर पे इसके पास भी रखा है, इसके पास भी रखा है, सेल्स का रिकॉर्ड इस पे भी रखा है, इस पे भी रखा है। तो ये क्या हो रहा है, डेटा जो है डुप्लीकेट हो रहेगा, एक से ज़्यादा जगह रखा है। अब जब डेटा की बहुत सारी कॉपीज होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मतलब मिसाल के तौर पे इधर एम्प्लॉय जो है वो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जो रिजाइन दे के चला गया पर्सनल डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी पेरोल डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था, उसके पास फ्लॉपी नहीं गई थी, मन का आखिरी दिन चल रहा था, लास्ट स्टेज था इस तरीके से था, या नए नया नया मंथ शुरू हुआ था। इन्होंने क्या करा, इनके पास क्योंकि फ्लॉपी नहीं पहुंची, इन्होंने उसको सैलरी भेज दी। सही है, यहाँ से ये रिजाइन दे के जा चुका है एम्प्लॉय, और यहाँ इनको पता नहीं है, इन्होंने क्योंकि लेट पहुंची इनके पास फ्लॉपी, तो इन्होंने जो है वो सैलरी जो है वो इसकी बना के भेज भी दी उसको। सही है। अब आप देखें कितना गलत हुआ कि वो बंदा जो है वो रिजाइन कर चुका है।
तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, रेडंडेंसी का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन। ये लिख, ये जो है ये रेडंडेंसी का जितने लोगों को मतलब समझ आया वो टू लिख के बताएं। डेटा को डुप्लीकेट, देखो कितनी जगह डेटा पड़ा हुआ है हर डिपार्टमेंट में ना, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट को किसी सूरत में चाहिए जी, वो भी एम्प्लॉय का डेटा रखते हैं, तो फिर वहाँ पे भी एक कॉपी बन गई। अच्छा ये बताएं, इन कॉन्सिस्टेंसी ये होती है कि आपके पास एक जैसा ना होना, यानी एक वर्ड होता है कॉन्सिस्टेंट। सही, कॉन्सिस्टेंट जो होता है वो होता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी एक जैसा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि अगर डेली भी आप जो है वो आधा घंटा सब्जेक्ट को दो, लेकिन डेली दो, तो उसका नतीजा डिफरेंट निकलेगा। और अगर आप जो है वो मिड टर्म से पहले बैठते हो, अभी आपने मिड टर्म में देख भी लिया होगा कि मिड टर्म से पहले बैठने से जो है वो, और ये भी देख लिया होगा कि मिड टर्म में जो ये होता है कि जी पेपर आएगा तो हम करेंगे, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेपर वाले बनाने वाले भी जो है वो आपको जानते हैं कि वो अगर आप उससे खाली पढ़ोगे या उससे जो है वो, ये तो नहीं कि डेफिनेशन लिखनी है, आपसे जो कॉन्सेप्ट इसीलिए पूछे जाते हैं कि जिसने अगर पढ़ा हुआ हो ज़्यादा पहले से, तो उसका पेपर अच्छा हो, उसके नंबर अच्छा है, मेहनत उसकी जो है वो ज़ाया नहीं जाए। और जिसने ना पढ़ा हो, जैसे बिल्कुल आपके पास एग्जाम वाले दिन होता है फिजिकल एग्जाम में, कि जिसने पढ़ा हुआ होता है वो अच्छा आंसर दे रहा होता है, या वो अच्छा उसका पेपर अच्छा होता है, नंबर अच्छे आते हैं। और जो उधर ही जाके जो पढ़ता है, अच्छा फिजिकल एग्जाम में भी यही होता है, सही है, कोई उधर ही जाके पढ़ रहा होता है, जैसे आपने इंटर में देखा होगा कि एक बुक ही उधर खुल रही होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना, तो उसके अंदर चले, इंटर के अंदर तो ये चल जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं चलता ये ना। इंटर के अंदर तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पूरे मुल्क में फॉलो होते हैं, सही, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो काफ़ी आगे जा चुका है, तो वो वाले रूल जो है उधर एग्जामिनेशन सेल में भी चल रहे होते हैं, उधर हॉल के अंदर चल रहे होते हैं इंटर वगैरह के। सुनने में यही आया मेरे कि बच्चे बताते हैं कि वहाँ पे इंटर के एग्ज़ाम के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा खर्चा वर्चा करके अच्छा खासा खुला खाता चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप इवन ये कि कराची यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बताऊँ क्यों? ये बेचारे जाते हैं इंटर का पूरा माहौल लेके जाते हैं, अब वहाँ पे पहुँच गए, अब बड़े बेफिक्र बैठे हुए हैं कि जी इंटर के अंदर जो है वो हमें जो है बड़ी सहूलत मिल गई थी, थोड़ा सा खर्चा वर्चा करा था, तो यहाँ पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे तो इतनी सख्त चेकिंग होती है, के यू के अंदर जो बीकॉम वगैरह ये इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं प्राइवेट कॉलेजों से, उससे ज़्यादा जो है ना चेकिंग हो रही होती है, तो इस वजह से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो रेजिडेंसी जो है वो आपको बता दी कौन से सिस्टम। सही है, मुख्तलिफ डेटा मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और डेटा इंटीग्रिटी, सही है, डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब हैगा कि डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, डिसेंट्रल वही है कि आपके पास एक जैसा डेटा नहीं है, मतलब मुख्तलिफ जगह के ऊपर पड़ा हुआ है डेटा ना, एक सेंट्रलाइज नहीं है। तो उसको जो हम कहते हैं कि इंटीग्रेट को कहते हैं जमा करना, इंटीग्रेशन जमा करने के लिए कहते हैं ना सम अप के लिए। इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका मतलब होता है आपके पास कि डेटा जो है वो एक जैसा नहीं है, यानी पढ़ी हुई तो उसकी कॉपी है एम्प्लॉय में भी, और पढ़ी हुई भी है उसके पैरोल के अंदर भी, लेकिन एम्प्लॉय वाला जो है वो क्या है, उसके रिकॉर्ड चेंज हो गए, उसमें कुछ लोग रिजाइन देके जा चुके हैं, पैरोल वाले में नहीं हुए, उन्होंने सैलरी बना के भेज दी। तो डुप्लीकेट के साथ जो है वो एक जैसा डेटा का नहीं रहना, सही है, इनकॉन्सिस्टेंट कि एक जैसा डेटा नहीं है, इस चीज़ को कहते हैं। और तीसरा वाला है हमारे पास जो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है आपके पास जो है वो अगेन सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, या स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आपके पास जो है डेटाबेस में ये होता है कि जो आप एक जगह सेट कर देते हैं डेट का फॉर्मेट, कि अगर आप बोल रहे हैं अमेरिका में आपको पहले पता है, पहले जो है वो मंथ देते हैं फिर डे देते हैं, यहाँ पे जो है पहले डे देते हैं मंथ देते हैं। तो अब आपने जो है वो एक जगह चेंज कर देना है सेंट्रल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, कि जो भी इनपुट दे वो अब इसी इसी तरीके से दे कि पहले जो है वो दिन दे फिर जो है वो मंथ दे, तो अब सब लोग जो है वो ऐसे ही देंगे।
सही है, तो ये कहलाती है आपके पास की इंटीग्रिटी है एक तरीके से। सही है, तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट का मतलब है कि इंटीग्रेट है, और दूसरा मतलब आप ये समझ लें एक तरीके से स्टैंडर्ड नहीं है उसका, कि एक कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर राइट कर रहा है, एक कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड में राइट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कराची को जो है वो हम KAR भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे फर्ज करें जाए सिटी होती, ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे सिटी की इंफॉर्मेशन होती, सिटी जो है वो हम इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल रहे होते हैं ना, यहाँ पे सिटी की जगह होती, एड्रेस की जगह। अच्छा, एक ने क्या लिखा, KAR कराची, एक ने लिखा के, पूरी स्पेलिंग KR, सही है, CHI, KARACHI पूरी स्पेलिंग लिखी। एक ने जो है सिर्फ जो है वो KR लिख दिया, लेट सपोज। तो इस हाँ, एक होता है KHI, वो भी लिखते हैं अक्सर लोग, तो KHI लिख दिया। तो अब ये मैं रिकॉर्ड सर्च करने के लिए गया किसका, कराची का, लेकिन मुझे क्या वो रिकॉर्ड मिलेगा कराची का जिसमें KHI लिखा है या KAR लिखा है, वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे? मैंने तो पूरा वर्ड इनपुट करा है कराची का, मुझे रिकॉर्ड शो कर दो। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि वो जो जिसके अंदर KHI लिखा होगा, जब मैं सर्चिंग के लिए जाऊंगा तो वो मिल जाएंगे क्या, जिसके अंदर KHI वगैरह लिखा होगा? यस या नो में जवाब दें। नहीं मिलेंगे ना, तो इसका मतलब आपने जो क्या करा, एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो डेटा नहीं राइट करा ना, इसलिए आपको नहीं मिलेंगे वो वाले रिकॉर्ड। तो इसलिए ये जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है एक स्टैंडर्ड रखें। सही है। अच्छा, अब जो है वो एक बात करते हैं डेटाबेस की, यानी एक तरीके से ये सब कुछ जो है वो डिसेंट्रलाइज होता था। अब जो है हम एग्जाम्पल जो करते हैं वो करते हैं इस चीज़ की कि हमारे पास ये यही जब चीज़ जो कन्वर्ट हो गई या इसको जो है वो सेंट्रलाइज हो गई, तो एडवांटेज जो है वो क्या हुआ, यानी ये तीन प्रॉब्लम तो हमने देखी ना। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो गई, तो ठीक है, अब जो है हम दूसरी जो चीज़ें देखते हैं, और उसके अंदर जो अभी हम ये देख रहे हैं। जी, तो ये मैं कह रहा था कि देखें, अब मैंने बड़ा भी कर दिया, आपको समझ में भी आएगा। जब हमारे पास जो डेटाबेस सेंट्रलाइज होती है, अब डेटाबेस निकाली गई ना, डेटाबेस जब इन्वेंट हुई, ये सॉफ्टवेयर आया, तो इसके अंदर जो है थोड़े से एडवांटेज भी देखे गए कि क्या है। तो जब आपके पास जो एडवांटेज जब आपके पास जो चेक किए गए, तो उसमें जो है वो इसके अंदर किस तरीके से एडवांटेज थे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले आप ध्यान में ये रखिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो ATM मशीन की कर रहे हैं ना। तो ATM मशीन की जो है वो ATM मशीन जो है वो मुख्तलिफ जगह होती है शहर में। हाँ, सही है। और होता ये है कि वो सेंट्रल जो भी आपका बैंक होता है उससे कनेक्टेड होती हैं। तो आप ये फर्ज करें कि ये क्लफ्टन का एरिया है, इधर से आप पैसे निकलवा रहे हैं, ये जो है आपके पास जो है नॉर्थ कराची है, यहाँ से निकलवा रहे हैं, या फिर आप गुलशन से निकलवा रहे हैं, या आप लाठी से निकलवा रहे हैं, या आप आउट ऑफ सिटी हैं, हैदराबाद से निकलवा रहे हैं, या आप लाहौर से निकलवा रहे हैं, कहीं से भी निकलवा रहे हैं। तो जैसे ही आप जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं, तो फ़ौरन आपको मैसेज भी आ जाता है, और वो पैसे जो है डिटेक्ट भी हो जाता है ना। तो अब आपके पास जो है वो आप कंट्री के अंदर कहीं हो, इवन ये कि अब आप आउट ऑफ कंट्री हो, तो तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि फ़ौरन अपडेशन हो जाएगी। अगर लेट सपोज मैंने जो है अपना इधर से जो है गुलशन से निकलवाया, तो अब मैं फ़ौरन जो है भाग के दूसरे एरिया में पहुँचता हूँ, नॉर्थ कराची, और वहाँ से या उसी के बराबर में एक ATM है, और मैं जाता हूँ, मैंने इधर से मेरे पास 10,000 थे, तो 10,000 निकलवा लिया। मैंने बोला अगर बैंक का हो सकता है ATM का और ये केबल वगैरह से लो, तो फ़ौरन ATM बराबर में दूसरा बैंक था, उसमें भी मैं चला गया, वहाँ से मैंने बोला 10,000 और निकलवा लेता हूँ। क्या मेरे 10,000 रुपये दोनों जगह से निकल जाएंगे, हालांकि अमाउंट में मेरे खाली 10,000 थे? बताएं यस और नो में। सही है ना, तो इसका क्या मतलब, फ़ौरन देखिए अपडेशन हो रही है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज डेटाबेस की। बैंक हमेशा जो है वो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर रखता है, यहाँ से पैसे आपने निकलवा वहाँ फ़ौरन अपडेट हो जाते हैं उसी वक्त ना ट्रांजेक्शन। तो ये वाली बात जो है डेटाबेस की। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा, ये डेटाबेस सेंट्रलाइज कर दी कंपनी के अंदर। कस्टमर आया, उसका कोई भी रिकॉर्ड आया, तो वो कौन देख सकता है, वो जो है आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगा।
कोई एम्प्लॉय रिजाइन दे के गया, पेरोल डिपार्टमेंट ने फौरन रिकॉर्ड उठाया उसका चेक करने के लिए, तो उसको पता चल गया कि ये रिजाइन दे चुका, उसकी सैलरी नहीं तैयार करेगा। ये बात जिसको समझ में आए वो टू लिख के बताए। 2 लोगों की समझ में आई। अच्छा चलें ठीक है, अभी ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद जो है मैं इसको और डिटेल में आपको बताता हूँ।